राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके प्रत्याशी रहे किसान नेता उमेदराम जी बेनीवाल के जन्म दिन के उपलक्ष्य के अंदर जो रिकॉर्ड तोड़ संख्या के अंदर पूरे बायतू विधानसभा क्षेत्र सहित बाड़मेर के कोने कोने से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले तो मैं उमेदराम जी को इनके कि तो 40 साल का होगा कितना 46 का होगा 46वें जन्मदिन पे मेरी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इन्होंने पूरे इलाके को याद किया, पूरे इलाके का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से लोक देवताओं के मंदिरों के शहीद स्मारकों से लेके और यहां तक आए। मैं उमेश जी को बधाई देता हूं इनके जन्मदिन की, बहुत बहुत मेरी तरफ से, बायतू की जनता की तरफ से और पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप आगे बढ़ें, इसी तरह किसान के बेटों की, किसानों की सेवा करते रहें और लंबे आप राजनीति के अंदर किसान कौम की लड़ाई लड़ें। मेरी ओर से उमेश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ उमेश जी की पूरी टीम को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम बाड़मेर के अंदर 18 के अंदर पार्टी का गठन हुआ और 2008 से लगातार जो बच्चे मेरे साथ लगे हुए थे उन सबको भी बधाई कि आपके संघर्ष का ही परिणाम है कि रालोपा राजस्थान के अंदर तीसरी शक्ति के रूप में उभर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन के खड़ी हुई। इसमें बाड़मेर के जवानों का सबसे बड़ा योगदान है, चाहे सोशल मीडिया से हो, चाहे हुंकार रैलियां, आंदोलन, जहां भी आवश्यकता पड़ी, बाड़मेर का जवान किसान दोनों हाथों से इस आरएलपी को और हनुमान बेनीवाल को हमेशा आशीर्वाद देता रहा। आपका ऋण मेरे ऊपर है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इस जिले से मेरा पूर्व जन्म का रिश्ता है कि आपने मुझे हमेशा नई ऊर्जा दी, ताकत दी और उसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के लिए पूरे देश के अंदर किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। चाहे मोदी से लड़ना हो, चाहे गहलोत से लड़ना हो, चाहे वसुंधरा की बैंड बजानी हो, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने ये काम किया, ये आपके आशीर्वाद से किया। आज उमेश जी के साथ साथ हमारे बावड़ी के प्रधान भाई राजूराम जी खोजा का भी जन्मदिन है, तो ये भी यहाँ आए हैं। तो मैं मेरे बाद राजू का भाषण करूँगा। धन्यवाद राजू देगा, बाद में एक ही बात पहले राजू जी का स्वागत करो। राजूराम को बधाई और आज आरएलपी के कई हमारे नेताओं का जन्म, उन सबको भी बधाई और पूरे राजस्थान के अंदर जिन जिन का जन्मदिन है उन सबको भी बधाई मेरी तरफ से। सब लोग आगे बढ़े। जन्मदिन के अवसर पर एक प्रण लें कि हमें राजस्थान में बदलाव करना है, हमें इस राजस्थान को बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त करना है, हमें इस राजस्थान को माफिया से मुक्ति दिलानी है। धोरीमना के अंदर जो जोश आपने दिखाया, जो 9 रैलियां, वही 18 को टोंक के अंदर बड़ी रैली है, इसका परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस की सरकार डर गई, बजरी माफिया अपनी दुकान समेटने में लग गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब बजरी माफिया घर बैठ जाएगा, हर किसान को उसके खेत में उसका अधिकार पट्टा मिलेगा, छोटी लीजें बजरी की मिलेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं बायतू की धरती से। और बजरी माफिया ने जितनी भी खुदाई राजस्थान के अंदर करी है, जितने भी नियम विरुद्ध काम किए, जितनी भी गुंडागर्दी करी, उसको ठीक कर देंगे, उसको सलाखों के पीछे डालेंगे। बख्शने का और माफ करने का खाता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास कभी नहीं रहा और न कोई हमने समझौता किया। जिसके पीछे पड़े उसको दिन में तारे दिखाए। लड़ाई बड़ी हो गई, सरकार से लड़ाई थी, कांग्रेस सरकार से लड़ाई थी और दिल्ली में जिनके साथ जाके बैठे, किसान तकलीफ में था और जब किसान तकलीफ में था तो देश के किसानों ने पुकारा, हनुमान जी आप वीर तेजा जी के भक्त हो, आप खेमा बाबा के भक्त हो, दशनाथ जी के भक्त हो, राम सा पीर का जयकारा करते हो, आप हमारी मदद करो। उत्तर प्रदेश, हरियाणा का कोई सांसद उन किसानों की मदद करने के लिए नहीं आया।
अगर किसान कौम की देश में मदद किसी ने करी, इस बाड़मेर, नागौर और राजस्थान के अपने किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल ने, उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसने मदद करी। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के वो 70 दिन सड़क पे बैठने वाला पहला सांसद था। और जब अग्निपथ आया, अग्निपथ का विरोध अगर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने किया। और विरोध के परिणाम स्वरूप थोड़े दिनों पहले बयान आया था कि पहले अग्निवीर को जब लेंगे तो 4 साल बाद उसको वापस भेजेंगे और 25% को हम परमानेंट करेंगे। लेकिन सरकार वापस बदली और सरकार ने कहा कि 50% को रोक लेंगे। अब एक दिल्ली कूच और करेंगे तो मेरे हिसाब से 75% या 100% का काम भी हो जाएगा। ये काम भी आपको करना है। भाइयों, डूंगरगढ़ की रैली के अंदर जब मैंने ये कहा कि जो भ्रष्टाचार के अंदर अधिकारी पकड़े जाते हैं उनकी सरकार अभियोजन स्वीकृति नहीं देती, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पॉलिटिकल बेस पे, जातीय बेस पे कोई न कोई नेता मदद करता है और वो जेलों में रहने के बाद वो फील्ड पोस्टिंग ले लेते हैं। कितनी अभियोजन स्वीकृतियां बाकी है। और मैं डूंगरगढ़ी रैली के 2 दिन बाद मैंने जब अखबार पढ़ा तो 1 दर्जन की अभियोजन स्वीकृति सरकार ने दे दी और उनका काम तमाम होने की स्थिति में आ गया। बच्चे में बहुत से लोग ऐसे हैं, अरे भाई तुम साइड में हो जाओ, सुनो, ये जो वायर काट आज हालात ये हो गए कि किसी व्यक्ति को हम आगे लेके आते हैं। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा उस वक्त होती है जब हम जिन माफियाओं के खिलाफ लड़ते हैं और हमें पता चलता है कि हम उस माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनमें हर जिले में हमारा समाज का एक नेता उस माफिया का पार्टनर मिलता है राजस्थान के अंदर। ये तकलीफ वाला काम है। भाइयों, हम हमारे से लोगों से लड़े या माफिया से लड़े? बताओ मुझे। तकलीफ इस बात की कि लोग अरबों खरबों कमा गए लेकिन भूख नहीं मिटी। अभी भी पैसे का क्या करेंगे? मरने के बाद साथ लेके जाएंगे पैसे का? बताओ मुझे। और छोटी सी कोई जांच आती भागना पड़ता है। कभी दिल्ली जाके बीजेपी के नेताओं के पैर पकड़ते हैं, कभी और कहीं जाते हैं, नींद उनको आती नहीं। कभी ईडी का डर सताता है, कभी सीबीआई का डर सताता है। सीबीआई आती कहीं और है, नींद इनकी उठ जाती है कि हमारी तरफ तो सीबीआई नहीं आ रही है। ऐसा काम ही आप क्यों करो जिससे आपको नींद नहीं आए? काम यही करो कि जनता का भला कैसे हो, कैसे बाड़मेर का विकास हो, कैसे हमारा किसान आगे बढ़े। रिफाइनरी के अंदर दुर्भाग्य से, बहन जी बैठो ना, 1 मिनट सब लोग, थोड़े बच्चों तुम साइड में हो जाओ ना, इनको दिखने दो ना, सब साइड में हो जाओ यार। बाड़मेर के हमारे नेता, और मैं तो ये कहूंगा राजस्थान के करीब करीब किसानों के बेटे व्यापारी बन गए। नेता बनने के बाद जिस ताकत का उपयोग हमारे समाज और किसान की सेवा में करना चाहिए, वो ताकत का उपयोग यहां नहीं कर रहे हैं। वो अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खुद का धंधा कैसे चले, खुद का बिजनेस कैसे हो, ऐश आराम कैसे करें, विदेश यात्राएं कैसे करें, हार भी जाएं तो बाद का काम कैसे निकले। 7 पीढ़ी का माल कमा के चले जाओ ताकि हमारी 7 पीढ़ी सुख पाए। इसके हिसाब से बाड़मेर और राजस्थान के हमारे नेता लगे हुए हैं। इसलिए किसान कौम तकलीफ के अंदर है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि नरेगा में मजदूरी करके भी किसान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे बच्चे कहाँ आगे बढ़ेंगे? आरपीएससी रोज पेपर आउट कर देती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आउट कर देता है, कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियां निरस्त होती है। पेपर हुआ उससे पहले ही पेपर मार्केट के अंदर आ जाता है। आज राजस्थान की जो छवि धूमिल हुई है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने राजस्थान को बदनाम कर दिया। राजस्थान के माथे पे जो बदनामी का कलंक लगा है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रयास करेगी इस कलंक को धोएंगे, उन सारे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डलाएंगे। इतना विश्वास में भाइयों आपको दिलाता हूं। उमेश जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उमेश जी का 2 दिन पहले टेलीफोन आया था
मेरी इच्छा भी थी, चुनावी समय टोंक की रैली भी है, आप जितने काम बताते हो, प्रयास करता हूं कि उन काम को सरकार के पास भेजूं, मैं मेरा धर्म निभाऊं, तो समय बहुत कम है। आज अचानक मेरी इच्छा थी कि बाईतू के अंदर, आप लोग मुझे याद कर रहे हैं, 2 बजे मैंने टेलीफोन किया, इन्होंने कहा थोड़ा लेट तो हो गए। मैंने कहा बाड़मेर वाले तो लेट को मानते ही नहीं, तो रात को 2-2 बजे तक बैठे थे मेरे लिए, तो कोई लेट नहीं। 5 बजे का कहा तो 6 बजे तक चला जाऊंगा। और मैं प्रयास पूरा करके ओसियां के अंदर एक बीच का कार्यक्रम छोटा सा अटेंड किया, आपके बीच उपस्थित हुआ, और हजारों की तादाद के अंदर जो जोश आपके अंदर है, इस जोश से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ जाएगी राजस्थान के अंदर, यह मैं विश्वास दिलाता हूं। दोरी मन्ना की जो ऐतिहासिक रैली हुई थी, उस रैली के बाद जब कलेक्ट्रेट में बैठे थे, सारे वो काम करवाए, ड्रोन सर्वे भी हो रहा है, माइनिंग की एफआईआर भी हो गई, बाई नेम एफआईआर हो गई, और मेरे हिसाब से माफिया डरा हुआ बैठा है। भाइयों, एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, किसी की व्यक्तिगत द्वेषता किसी से हो सकती है, सही बात है, लेकिन हमारे कौम के व्यक्ति पे अगर तकलीफ आती है, वो मेरा विरोधी भी हो, मैं उसकी मदद करता हूं। मैं उस समय ये देखता हूं, ये किसान का बेटा है, कौम का बेटा है, अगर ये कमजोर हुआ, हम कमजोर हो जाएंगे, इस भावना से हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर काम कर रहा है। और मैं ऐसा ये छोटी मोटी बातों का भी ध्यान नहीं रखता, मेरा मकसद ये है कि राजस्थान के सिंहासन पर कब्जा कैसे करें, किस तरह किसान कौम मिलके, दलित अल्पसंख्यक हमारे मुस्लिम भाई है, इनको साथ मिला के, ओबीसी के भाइयों को साथ मिला के इस राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करें। देश की लोकसभा के अंदर ये बात कहने का अगर कोई दम रखता है कि जाट को हाईकोर्ट का जज बनाओ, यादव, गुजर, मीणा, मुस्लिम, मेघवाल हाईकोर्ट जज होने चाहिए, वो नागौर का सांसद इस बात का दम रखता है जो आपकी पैरोकारी करता है। अगर देश की पहलवान बेटियां परेशान होती है, जंतर मंतर पे उनको हालचाल पूछने के लिए कोई उनके बीच जाके बैठता है, उनके आंसू पहुंचता है, और जब उनको गिरफ्तार करते हैं, उनको वापस लाने थाने पे जाता है। और नई लोकसभा भवन के उद्घाटन का बहिष्कार अगर कोई करता है, कांग्रेस अपने मुद्दों पे बहिष्कार करती है, और बीजेपी कसीदे पड़ती है कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया। भाइयों, आरएलपी का सांसद उन बेटियों के सम्मान में नई लोकसभा के उस कार्यक्रम के अंदर नहीं जाता। मेरी बेटियां देख रही है, मेरी छोटी बहनें देख रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं दिल्ली के अंदर जिन नेताओं के साथ बैठता हूं, वो कितने कमजोर दिल के हैं। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबे भाषण भी देते हैं, लेकिन जब आर पार की लड़ाई होती है तो समझौता कर लेते हैं। ये तीनों कृषि बिलों के अंदर आपने देश की सरकार को देखा होगा कि बैकफुट में सरकार आ गई थी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि पहलवानों के मामले के अंदर भी 19 तारीख ऑल पार्टी मीटिंग है, और 20 को जब लोकसभा चलेगी, पहलवान बेटियों के समर्थन के अंदर अगर सबसे पहले कोई आवाज उठाएगा, वो नागौर का सांसद है, जो पहलवान बेटियों के सम्मान में ऑल पार्टी मीटिंग और लोकसभा के अंदर उनको न्याय देने की आवाज उठाएगा। इस राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा हमारी खूब संख्या रही, और हम लोगों ने तो हमेशा मुसलमान और शेड्यूल कास्ट के लोगों को साथ लेकर राजनीति करी। हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, आपको ध्यान होगा जब बरकतुल्ला खां जी को सीएम बनाया तो आधे से ज्यादा जाट विधायकों ने कहा कि हमारा नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बरकतुल्ला जी को बना दो, ये भी हमारे भाई है। मैं मुस्लिम भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि बरकतुल्ला जी को मुख्यमंत्री बनाने के अंदर इस समाज का बड़ा सहयोग था। इस बार आप लोग कांग्रेस का दामन छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ चलें। अगर राजस्थान का मुसलमान और शेड्यूल कास्ट आरएलपी का साथ दे दे तो 125 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान के अंदर आएगी, तो कोई रोक नहीं सकता। भाइयों, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, मेरे मुस्लिम भाइयों से, बाड़मेर के अंदर सिंधी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, और सिंधी बड़े लड़ाके हैं, पशुपालक हैं, मजबूत हैं, बात करने के बाद पीछे नहीं हटते। इसलिए बाड़मेर के मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप इस लोकतंत्र के अंदर, इस लोकतांत्रिक लड़ाई के अंदर कांग्रेस का साथ भी दे दोगे। 70 साल आपने साथ दिया, जिनको वोट दिया वो वापस संभालने आपको नहीं आए थे। अगर आपके लिए कोई लड़ सकता है, प्रयास कर सकता है, आप मजबूत नेता का साथ दें, मजबूत पार्टी का साथ दें। हमारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बाड़मेर के अंदर किसी भी समाज के अगर सुई भी चुभ जाती है तो आरएलपी के बच्चे उस समाज को न्याय दिलाने के थाने तहसील कचहरी का तुरंत घेराव करते हैं और समाज को न्याय दिलाते हैं। यही स्थिति राजस्थान की। राजस्थान में कल आपने देखा होगा
कि बीकानेर से लेके अजमेर भीलवाड़ा तक आज देखो आप सोशल मीडिया, अगर कोई लड़ रहा है सड़क पे, पीड़ित को न्याय दिला रहा है, माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो सरकार के मंत्रियों से भी लड़ रही है और मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर भी करा रही है और थानेदारों को भी हटा रही है। बीकानेर के अंदर एक थानेदार को रात को रवाना करवाया था, ये आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। उस थानेदार की पैरोकारी करने के अंदर भी हमारे समाज के भी नेता तैयार बैठे थे। आप जानते हो सारा बिजनेस का काम हो गया, सब व्यापारी हो गए। मैं तो एक ही बात सुनता हूं, जब भी किसी नेता का फोन आता मेरे पास समाज के और किसान के, वो एक बात मुझे जरूर कहता है, ये तो नहीं कहता कि हनुमान जी लड़ो, वो कहता है कितना टाइम खराब करोगे, ऐसे ही रहोगे कि राज में भी आओगे। तो मैंने कहा मैं राज में तो आ जाऊं, लेकिन मैं राज में आके किसी की दुल्हन नहीं बनूंगा, मैं तो पूरा राज करना चाहता हूं राजस्थान के अंदर। तो राज में तो आप लोग आए थे, अगर जूते चप्पल उठाने वो तो कभी उठा लो, कौन मना करे, सैंडल उठा के ले लो। और जूते चप्पल कप प्लेट नहीं उठाने तो पूरे राज की आवश्यकता है। और पूरा राज अगर आ जाए तो आपको किसी कार्य के लिए धरने प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी, आपका मजबूत एक पहरेदार हो वही काफी है। मैं कहता हूं अगर राज भी नहीं आए और हर जिले में अगर मजबूत किसान का एक बेटा मजबूती से लड़ाई लड़े तो राज भी लड़ाइयों से डरता है। आप नागौर के अंदर देख लें, बाड़मेर के अंदर देख लें, इतना फर्क जरूर महसूस होगा कि नागौर जिले के अंदर जितने मेरे लोग हैं, हमारे समाज के सबसे ज्यादा बच्चों को अगर जिताया राजस्थान में, पिछली बार कई कहानियां हो गई थी, मैंने नागौर के अंदर शायद सारे हमारी समाज के 8 एमएलए नागौर के अंदर बने, अलग अलग पार्टियों से बने होंगे, मदद करी। अब वो लोग हमारे लोगों को तंग करते हैं तो लोग जाएंगे कहाँ, मेरे पास आते हैं, मैं उनकी रखवाली भी करता हूँ हमारे लोगों की, और उनसे भी लड़ रहा हूँ जिनको पिछली बार मदद की। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग इस मदद को भूल जाते हैं और जब समय खराब आता है, जब वो कहते हैं साहब गलती हो गई, तो समय तो चला जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय बदलता नहीं है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा था, मैंने वसुंधरा को देखा था, जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी किस तरह पूरी कांग्रेस पार्टी उसके कदमों में पड़ी थी। 13 से 18 कांग्रेस के 21 विधायक जब राजस्थान की विधानसभा में वसुंधरा आती तो उसकी तरफ भाग के जाते थे, मैडम नमस्ते, मैडम नमस्ते, मैडम मैं फलानी जगह से, मैडम मैं, अच्छा ओके ओके ओके। एक मैं था, वसुंधरा खड़ी होती थी, मैं कहता नीचे बैठ, नहीं बोलने दूंगा तुझे। एक मैं भी था, तो मैं भी विधायक था, मुझे वो दिन भी याद है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इनको आप भी जानते हो कि 50 साल पहले क्या थे, 40 साल पहले क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँच गए, ये आप भी देख लो। 50 साल पहले मेरे पिताजी विधायक थे, 8 बार एमएलए एमपी रह गए घर के अंदर, लेकिन मेरे पास तो सेकंड हैंड गाड़ी है, वो भी किसी ने दे के किस्तों से पैसे चुका रहा हूँ उसके, आपको ध्यान है। अगर मेरे पास पैसा हो, सरकार बनी जाए, मीडिया के लोग पूछेंगे भैया संसाधनों की बड़ी कमी है, स्वाभिमानी लोग हैं, जोड़ी फैला के ये नहीं कहेंगे कि इसमें 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये डालो, वो फिर जोड़ी फैलाना हो गया। हाँ, प्रयास करेंगे कि हमारे जो बड़े लोग हैं उद्योगपति वो आर्थिक रूप से हमारी मदद करें। मदद कर तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जवान हमारे साथ है, राजस्थान का ये तय है। और ये 75 लाख जो नया बोर्ड जवानों का जुड़ा है, ये 80% पोलिंग करेगा, और जो 80% पोलिंग करेगा उसमें 60% आरएलपी को वोट डालेगा। आप जोड़ लें वोट कितना हुआ, ये तो हो गया ये नया मतदाता और पूर्णा मतदाता। तो 9 लाख वोट हमें मिले और 200 पर लड़ाते तो वोट कितना होता, 20 लाख, जोड़ लो 20 लाख का 40 लाख, ये जोड़ो 1 करोड़ के आसपास तो आरएलपी जा रही राजस्थान के अंदर। अगर 1 करोड़ वोट आरएलपी ने ले लिया तो कहां से सरकार बनेगी भाइयों? कांग्रेस तो थर्ड चली जाएगी और बीजेपी वेंटिलेटर पे चली जाएगी, आपकी खुद की सरकार बन जाएगी राजस्थान के। तैयार हो जाओ, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन बाड़मेर के अंदर 7 नहीं तो 5 तो सीट देनी पड़ेगी। अब दे दोगे क्या इस बार? नागौर की तो पूरी 10 है, 10 की 10 एक, और जोधपुर में भी 6-7 ले पड़ेंगे। बाड़मेर अगर कर दोगे 7 में से 5, फिर एक एक जिले में अगर 1-1, 2-2 आए तो भी 45-50 पे पहुंच रहे हैं। आप जिले गिनाना शुरू करता हूं, आपको आ जाओ। बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर का कुछ पार्ट, नागौर, चूरू जहाँ हमारी अच्छी थी स्थिति, 2 चुनाव आपने देखे। चूरू के बाद आप आ जाओ गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और करौली। जोड़ो जिले, 2-2 से जोड़ लो, 2-2 1-1 से 60-70 पे जा रहे हो। और शेड्यूल कास्ट के भाई और मुसलमान साथ आ जाए
तो जाएगी संख्या 125-30 पे राजस्थान के अंदर। उठो, अपनी ताकत को पहचानो, फिर आपको नहीं तो कोई थानेदार तंग करेगा, वो थानेदारों की लिस्ट बना लो, डिप्टियों की लिस्ट बना लो। अगर कोई डिप्टी तंग कर रहा है उसको थानेदार बना देंगे, और थानेदार तंग कर रहा है तो उसको हेड कांस्टेबल बना देंगे, तो अपना बीमार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जब थानेदार हेड कांस्टेबल बन जाएगा तो घर पे उसकी लुगाई पूछेगी, अरे क्या हुआ? बोले तू खुद की रखवाली नहीं कर पाया, मैं तो तेरे को छोड़ के भाग रही हूँ, चलिए और जाएगी घर की लुगाइयाँ। तो ये काम अगर कोई कर सकता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कर सकती है। यहाँ कई थानेदारों की शिकायत मुझे मिलती है, मैं उनको कहना चाहता हूँ अगर मेरी आवाज़ सुन रहे सुधर जाओ, इतना ही कह रहा हूँ। नहीं सुधरोगे तो किसी को भी लेके आ जाना घर पे, एंट्री नहीं होगी और वही होगा जो मैं भाषण के अंदर कह रहा हूँ, आउट। ये तो तय है, सत्ता के अंदर हम रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। या तो पूरी सत्ता हमारी आएगी और नहीं भी आई तो हमारे बिना सत्ता राजस्थान में किसी की नहीं आएगी, एंट्री सत्ता में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रहेगी। इसलिए मैं जो 4.5 साल तुमने तंग परेशान किया यहाँ के मेरे भाइयों को, किसानों को, वो मामला अब ठीक नहीं है। अब अगर नहीं सुधरे तो फिर सुधारना हमें अच्छी तरीके से आता है, वो काम भी हम करेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और टेढ़ी उंगली करते ही घी निकल जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं। हमें तकलीफ हमारे ही लोगों से, जो हमारे समाज के लोग हैं, किसान कौम के बेटे, पोस्टिंग के वक्त तो कहते हैं अरे साहब मैं थारा हाँ, और पोस्टिंग लग के जैसे ही डंडा हाथ में आता है अपने ही लोगों की जेब वो काटते नजर आते हैं राजस्थान के अंदर। भाइयों मैं एक बात यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं कोई बात मेरे मन में नहीं रख सकता। अभी ओम प्रकाश का जो इनकाउंटर हुआ था, कोसला राम और ओम प्रकाश में जो गोली चली, मैं ये कहता हूँ हो सकता है उन बच्चों पे मुकदमे होंगे, लेकिन पुलिस को मारने का अधिकार नहीं है। पुलिस मार नहीं सकती किसी को। बच्चों को जिस बेरहमी से मारा ये गलत था। मैं अगर कांग्रेस के भाई वहां नहीं जाते, मैं जाता, और मैं अगर जाता तो पुलिस के कई लोग जेल के अंदर मिलते, ये भी आपको पता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग इस बात को नहीं समझ रहे। ऐसे मामलों के अंदर भी अगर कांग्रेस, आरएलपी और बीजेपी करने लग जाओगे तो एक एक करके सारे संकट के अंदर आ जाओगे। भाइयों मैं विश्वास दिलाता हूं, जो फेक फर्जी एनकाउंटर बाड़मेर के अंदर जोधपुर की टीम ने किया था, कुछ बाड़मेर के लोग भी इन्वॉल्व थे, और जिन लोगों ने एनकाउंटर किया, जो उस टीम की अगुवाई कर रहे थे, उनका चरित्र कैसा पूछ लो, पहले वो किसके लिए काम करते थे, ये भी आप जानते हो। जानते हो नहीं जानते हो, सारी चीज आपकी जानकारी के अंदर रहनी चाहिए। लेकिन हम आंदोलन करते हैं उस समय हमें यह चाहिए कि परिवार मजबूत हो। परिवार अगर थक जाता है तो नेता आंदोलन नहीं कर सकता। मैं देख रहा था 2-3 दिन से लड़कों में बड़ा जोश था, जवानों में जोश था, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी बन गई वहाँ पे। तो फिर परिवार आया और सब उठा के ले गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप एक बार पूरी बात मुझे बताना। न्याय लंबा हो सकता है, लेकिन न्याय मैं आपको दिलाऊंगा, इतना विश्वास मैं दिला कर आपको जा रहा हूं। मेरी संवेदना हर उस व्यक्ति के साथ है। लोग मुझे ये भी कह रहे हैं, जैसे मैंने पोस्ट डाल दी, बच्चे कमेंट करने लगे, अरे साहब आप तो बदमाशों के साथ हो। अरे बदमाशों के साथ नहीं हूं, लेकिन बदमाश, पुलिस अगर बदमाशी करके किसी बदमाश को मारती है तो मैं पुलिस के खिलाफ हूं। हत्या का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए बने हैं? ये संविधान किस लिए बने हैं? फिर तो चाहे जिसको मार दोगे और चाहे जिसको जिंदा छोड़ दोगे, फिर लोकतंत्र थोड़ा ही है। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ कोर्ट कचहरी भी है, सामाजिक व्यवस्था है, संस्कृति भी है। इसलिए मेरे उन छोटे भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि कमेंट करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी मत करो। आप तो दिन में 3-3 बार मेरी परीक्षा लेते हो। हनुमान जी कभी तो पहले कहते मोदी से गठबंधन कर लिया, छोड़ दिया, अब अगर वापस कब करोगे? तुम्हें खुशबू आ रही है वापस करोगे? हनुमान जी आप ये कर लो, वो कर लो, अरे क्या करोगे मेरे से ये तो बताओ। कम से कम एक व्यक्ति लड़ रहा है। मैं उन समाजों को भी पूछना चाहता हूँ, भाइयों मैं हर समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप रोज मेरा देखें। ऐसा कोई समाज नहीं राजस्थान में जिसकी लड़ाई हनुमान ने नहीं लड़ी, जिसकी आवाज़ विधानसभा और लोकसभा के अंदर नहीं उठाई। और लड़ते लड़ते 25 साल हो गए बराबर, पूरी जवानी तो लड़ाई में चली गई। राज आएगा जब तक तो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं हम लोग भी। अब उम्र तो रुक नहीं सकती।
या तो कोई ऐसा जादू जंतर हो, कोई उम्र रुक जाए, 20-50 साल और लड़ लेंगे। लड़ते लड़ते थकेंगे नहीं। एक चीज मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जिस दिन आप थक जाओ उस दिन मुझे कह देना कि अब थके, राज में आना चाहते हैं। वो राज आधा अधूरा जो भी मिलेगा मैं दिला दूंगा आपको तुरंत। भाई मंत्री से ज्यादा हमारे लोग बने नहीं। मंत्री तो कल सुबह शपथ ले लो, तैयार बैठी दिल्ली की बीजेपी, यहाँ 2 मंत्री बना लो, अभी सुबह कह देंगे 2 बना देंगे, 3 में आरएलपी वालों को। मंत्री का मुद्दा थोड़ा ही है, मुद्दा तो है राज हमारा आए, और राज आने के 1 घंटे के अंदर आदेश जारी हो जाए कि किसानों का कर्जा माफ किया जाता है। बिजली के, सुनिए मेरी बात, सुनो मेरी बात, किसान का कर्जा माफ, बिजली के थाने ले जाओ उठा के थानों को, बिजली थाने खत्म, टोल खत्म, या आपकी खरीद समर्थन मूल्य पे बढ़ेगी, और किसी किसान को फसल बीमा कंपनी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कानून का राज होगा। हमारी बहन बेटियां 12 बजे भी सड़क पे निकल जाए, बाहर को मजा ले, सामने देख ले तो देख लेगा, दोबारा नहीं देख पाएगा। यह व्यवस्था राजस्थान के अंदर, और ये जब हो सकती है जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राज आएगा। अब ये कब आएगा? आप बाड़मेर के अंदर, मैं बता रहा हूँ, मैं तो 5 ही कहा है, वैसे मैंने तो 7 लिख रखी बाड़मेर, 7 की 7 मान रहा हूँ कि आ जाएगी आरएलपी। उस समय आप ये मत देखना, सुन लो मेरी बात, उस समय ये मत देखना कौन सी जाति का कैंडिडेट है। जाति को, आपको जाति से क्या करना, मैं हूं ना आपके जाति का खड़ा, तो इतना बड़ा। अरे भाई आरएलपी का जो विधायक होगा वो तो आरएलपी पार्टी का होगा, उसमें जाति पाति देखोगे, देखो जब तो आएगी नहीं। 30,000 वोट अपने हैं और 33,000 कोई दूसरे समाजों के हैं। ये राजपुरोहित समाज बैठा, पटेल बैठे, अगर इनके वोट है, इनका कोई उम्मीदवार आ जाए, वोट डाल देना। अपना काम क्या, वोट डालना है। आप वोट डाल ही रहे हो 70 साल से। ये हरदाराम जी बैठे हैं, ये चौधरी साहब, इम्ताराम जी, पुराने आदमी, मुझे बताओ, हम तो वोट देते ही आए हैं। वोट कितनी बार दिया? वोट दे के भी मन की तो नहीं निकली ना कभी। भाई थाने के चक्कर ही लगाने पड़े, थानेदार डंडा दिखा रहा है, एसपी कलेक्टर मान नहीं रहा है। ये तो मैं आ गया, ले कलेक्टर एसपी को सड़कों पे ला रहा हूँ, उठा उठा के, डीजी साहब चलो सड़क पे, आईजी साहब चलो सड़क पे, कलेक्टर एसपी आओ बाहर। ये पहले मुझे पता है कि एक आपके शायद एमएलए ने कोई धरना दिया था, कांग्रेस के विधायक ने, कलेक्टर बाहर नहीं आया था ना कोई मामला यहाँ का, और फिर कलेक्टर को हटा दिया होगा, लेकिन वो कलेक्टर भी बड़ा जिद्दी था, कहा मैं कुछ नहीं समझता हूँ, नहीं आया बाहर। और उसकी जगह अगर मैं होता तो बाहर बुला लेता कलेक्टर, नहीं बोला तो अंदर घुस जाता तोड़ फोड़ करके, पक्का था। लेकिन मैं कानून हाथ में लेने की बात कभी नहीं करता। तुम्हें पता है कि 5-5 लाख की रैलियां करी, बच्चों का ध्यान रखा, हमारे पे इस बार नजर लग गई। ये जो हमारी दोरीमन्ना की रैली थी, और जो स्वागत जोधपुर से लेके नागौर, जोधपुर से लेके बाड़मेर तक जो ऐतिहासिक स्वागत आपने किया दोरीमन्ना तक, तो नजर लग गई किसी की कि इतना अच्छा स्वागत, सारी जातियां उमड़ पड़ी सड़कों पे, आरएलपी की सरकार बन रही ऐसा लग रहा था, तो नजर लगी। और हमारे बच्चे जा रहे थे, काफिला तो नहीं था मेरा, कई विरोधी ये भी कहते हैं हनुमान जी के काफिले, काफिला तो वो होता है जिसमें नेता खुद साथ चलता है। 1-1.5 घंटे पहले एक कोई बस वहां खड़ी थी सड़क पे, जो सवारी उतार रॉन्ग साइड, उस सवारियों को बचाने के लिए गाड़ी ओवरटेक किया, एक्सीडेंट हो गया, जिसमें गुजरात के हमारे 3 भाई खत्म हो गए। मैं वहां भी जाऊंगा उन परिवारों से मिलने के लिए। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं कि मैदान छोड़ के भाग जाऊं। मैं जो जितने घायल थे, रात को 2-3 बजे सब घायलों से मिला, और 5 बजे जाके ऑपरेशन चालू कराया एमडीएम हॉस्पिटल के अंदर। अगर मौके पे ऑपरेशन हाथों हाथ चालू नहीं है तो उसकी डेथ हो सकती थी, पता है, मैं वहां था। और 7 बजे जब ऑपरेशन पूरा हो गया ना, तब मैं गया। मैंने कहा ठीक है, बोले साहब अब बच जाएगा। ये काम ऐसे थोड़े कि चल दिया, चलो भाई स्विच ऑफ करके चल दी। उन नेताओं में हनुमान बेनीवाल नहीं है। मुझे पता था कि भाई तो अगर मैं आज नहीं आऊंगा, आप सोचेंगे हनुमान जी इतना रखते हैं, भाई तो आए ही नहीं, तो इसलिए मैं भाई तो आ गया भाग के। बताओ आया कि नहीं आया? मैं नहीं आता, फोन पे संबोधित कर, एक ट्वीट कर देता, मान लेता आपको भाई 4 दिन पहले आए थे, परेशान है नहीं। तो भाइयों, आपसे जो मेरा लगाव है, उस लगाव के कारण ही देखो, मुझे तो बाड़मेर के अंदर पिछली बार मैंने कहा कि आपने तो नागौर के नेताओं को वोट भी दिए थे, यहाँ रामनिवास जी को एमपी बनाया था, बनाया कि नहीं बनाया था? और नाथूराम मिर्जा के कहने से आपने कल्याण सिंह कालवी को वोट दे दिया था, जाट समाज ने बाड़मेर को दिया था कि नहीं दिया था? आप तो नागौर वालों की इतनी मानते हो, मैं आपका कहना मानता हूं बाड़मेर वालों का। आपने तो उन नेताओं का माना। आप मुझे कहता हो वसुंधरा को भगाओ, भगा दिया। आप कहते हो गहलोत को भगाओ, भगा दिया। आप कहते हो मोदी को छोड़ो, छोड़ दिया। अब तो बाड़मेर वाले मेरे साथ आ जाओ सारे सारे।
तो कौन सी पार्टी बची बताओ मुझे। भाई मैं कोई यहाँ से तो चुनाव लड़के आपको तंग कर नहीं रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ यहाँ की सीटें सारी आ जाए हमारे खाते में। पूरे मारवाड़ में अगर हमारी 43 सीट है और 43 में अगर मारवाड़ में 25-30 जीत गए तो आंकड़ा 80 पार चला जाएगा राजस्थान के अंदर। इसलिए मारवाड़ को मजबूत करो, हर एक व्यक्ति तय करे कि मुझे मेरे शेड्यूल कास्ट के भाई का वोट भी जोड़ना है, मुसलमान का जोड़ना है, मेरे दूसरे पटेल भाई का भी जोड़ना है, मुझे कुमार, सुथार, दर्जी, नाई, जितनी भी जातियां हैं उन सब नाइक, भील, बावरी, देवासी तो हमारे सत्ताराम जी बैठे हैं, नेता देवासियों के चुनाव लड़ाया आरएलपी पार्टी ने। सत्ताराम जी ने हेलीकॉप्टर की यात्रा करती मेरे साथ पूरे बाड़मेर जिले के अंदर। तो देवासी है तो पशुपालक तो अपने साथ है सारे, गुजर, यादव, मीणा, जो भी कौम है। मैं कह रहा हूं 36 कौम, मैंने पिछली बार 3 राजपूत समाज को टिकट दिया था राजस्थान का। अब हार जीत मेरे हाथ में नहीं है, मैं कह रहा हूं अब कोई आए तो मैं मना थोड़ी करूंगा, आ जाओ, स्वागत है आरएलपी के अंदर, ये सब बच्चे स्वागत करेंगे। कांग्रेस बीजेपी में तो चांस मिलता नहीं कई जातियों को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिन जातियों की संख्या अच्छी है राजस्थान के अंदर उनको बीजेपी कांग्रेस कई जातियों को कहाँ टिकट दे रही, खाली वोट ही ले रही है उनके कुमावतों के। कितनी बड़ी कुमाऊं समाज की संख्या है, प्रजापति, कुमावत, कुमार, टिकट क्या देते हैं, 1-2। राजपुरोहितों की कितनी संख्या है, 1 टिकट पकड़ा देंगे। मैं ये कह रहा हूं आप मेरे से जुड़ो, मेरे साथ आओ, आपके विधायक भी बनेंगे ज्यादा, आपके समाज की पैरोकारी भी करूंगा और लड़ाने का काम नहीं करूंगा, जोड़ने का काम करूंगा राजस्थान के अंदर। इतना मैं सर्व समाज को अपील करने आपके बीच आया हूं। आज जन्मदिन का कार्यक्रम है और बाइतू में आपने साबित कर दिया कि आज आपने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी। कांग्रेस और बीजेपी के अंदर थर्ड कौन रहेगा वो तो वो खुद ही तय कर लेंगे, लेकिन 1 नंबर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को आप रखोगे ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अपने जोश के अंदर इस बात का ध्यान भी रखना है कि अभी जिन मतदाताओं तक हम नहीं पहुंच पाए उन मतदाताओं की तरफ पहुंचना है। हमें जेएमएम, जाट, मुस्लिम, मेघवाल, मीणा, माली और जेएमएम के साथ दूसरी जातियां और गुजर, देवासी ये सारे आ जाएंगे, क्योंकि इनके लिए तो सड़कों पर लड़ाई लड़ती है उस आंदोलन के अंदर, आज भी लड़ाई लड़ते हैं। मैं उन तमाम कौमों की पैरवी भी करता हूं लोकसभा के अंदर जिनको स्टेट के अंदर आरक्षण है, लेकिन दिल्ली में जिनको आरक्षण नहीं है, उन सब भाइयों के लिए, चाहे विश्नोई समाज हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे कामखानी हो, चाहे दूसरे हमारे समाज हो, जो हमारे भाई हैं स्टेट के अंदर आरक्षण मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलता, उनकी पैरोकारी अगर कोई करता है, वो नागौर का सांसद करता है, भाइयों ईआरसीपी की कोई बात करता है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करता है, राजस्थान को भय मुक्त, अपराध मुक्त करने की बात करता है, माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, अपराधियों के खिलाफ लड़ाई कोई लड़ रहा है, वो नागौर का सांसद है। वो ये नहीं देखता कि वो पीड़ित है, वो चुनाव में किसके साथ था, पीड़ित है वो कौन है, उसकी जाति क्या है। हनुमान बेनीवाल पीड़ित के साथ है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला मजबूत योद्धा की तरह वो लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अपने इस भाई को कमजोर मत पड़ने देना। मैं धन्यवाद दूंगा बाइतू की जनता को कि पिछले 5-6 घंटे से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं और मैं आप सबके दर्शन करने आपके बीच आया। और बार बार मुझे याद है जब मैं शुरुआती दौर के अंदर आया था, उसके बाद लगातार कितने कार्यक्रम, कितनी मीटिंग, और आपने लोकसभा के चुनाव के अंदर जब गठबंधन था तो पूरा भारी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके से और पूरे जिले से दिला के आपने लोकसभा के अंदर भेजा था और लोकसभा के अंदर मंत्री पद पे बैठे हैं। मैं तो उनको भी कहता हूं कि आप लोग अपने लोगों का जितना काम हो काम करिए। मौके बार बार नहीं आते, मौके कभी कभार आते हैं, और समय पे जो व्यक्ति काम नहीं करता तो जनता उसका जवाब भी मांगती है। हाँ, ये सही है कि हमारे लोगों को जानबूझ के दिल्ली में भी कमजोर किया जाता है। ये पहला मंत्रिमंडल है जिसमें हमारे समाज का कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं, 52 से लेके आज तक 75 साल में ये पहली मिनिस्ट्री है। मोदी जी खरनाल का प्रोग्राम बना रहे हैं, चलो ठीक है, मोदी जी को तेजा जी का नाम तो याद आया, मेरे नाम से जयकारा लगा दे, ये भी अच्छी बात है। तेजा जी की तपस्या होने की जयकारा लगाया कि प्रधानमंत्री को खरनाल याद आ गया। प्रधानमंत्री को राजस्थान के सारे लोक देवता अगर याद दिलाए, वो नागौर के सांसद ने दिलाए कि प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे हैं। कितने प्रोग्राम कर लिए मोदी ने अभी पिछले 6 महीने के अंदर, 8-9। अब तो लोग डरने और लगे कहीं मोदी नहीं आ जाए हमारे यहाँ, पूरे दिन ट्रैफिक जाम रहेगा, डिस्टर्ब कर देगा। देता तो कुछ है नहीं यहाँ आके,
लंबा भाइयों बहनों लंबा भाषण देके चला जाता है। तो मुझे लग रहा है अगला नंबर बाड़मेर का ही है, फिर ना फिर जहां जहां दिखेगा ना कि आरएलपी, अब मुझे तो ये लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से लड़ रही कि आरएलपी से लड़ रही, समझ में नहीं आ रहा। और कांग्रेस आरएलपी से लड़ रही कि भाजपा से लड़ रही, ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा जवान आरएलपी के साथ है और जवान लड़ता हुआ दिखता है सोशल मीडिया के अंदर। आप जब चाहो हैशटैग ट्विटर पे तुरंत एक नंबर पे ले आते हो, चाहे जैसा करवा देते हो, तो लगता है उनको यार ये तो टीम तो उनकी है सारी। इस टीम को सुव्यवस्थित तरीके से अपन लेके चलेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जो सपना हमारे बुजुर्गों ने सोचा था आजादी के अंदर और आजादी के बाद, चाहे चीन भारत का युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, हमारे देश की सीमाएं अगर सुरक्षित रही, हमारी देश की सीमाओं पे अगर छाती तान के खड़ा मिला, वो किसान का बेटा था जिसने सबसे ज्यादा शहादत दी। हमारा रिकॉर्ड इस हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए गीत गाया जाता है। जब ये गीत आपने सुना होगा कि कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, ये सारे के सारे बॉर्डर पर लड़ते हैं, इसलिए उन जातियों के गीत गाए जाते हैं। मैं मोदी जी लोकसभा में पूछूंगा कि मोदी जी आप हमसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आपसे पहले हम लोग थे, ये बीजेपी तो 80 में बनी थी, उससे पहले हमने तो लंबी लड़ाई लड़ी, 2-2 हजार साल पुराना हमारा इतिहास है। और रक्षक की भूमिका के अंदर रहे, जहाँ हमारे 10 घर गाँव के अंदर थे, मजा ले उस गाँव की तरफ कोई देख ले, सारी जातियों की रखवाली भी करते थे। और भाइयों, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़के अगर 1952 में बूथ तक कोई लेके गया है सब जातियों को, तो सबसे पहले हमारा समाज था जिन्हें जागीरदारों के खिलाफ किसान आंदोलन में बिगुल बजाया। और जागीरदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, जागीरदारों के आतंक को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया, तो हम किसान लोगों ने अपना हक और अधिकार लेने का काम किया। कई लोग मेरे भाषण को उल्टा सुल्टा तोड़ मरोड़ के करते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ भाइयों, जागीरदारी प्रथा का विरोध तो विधानसभा के अंदर कई लोगों ने 52, 57, 60 के अंदर भी किया था। मैं किसी कौम के खिलाफ नहीं, जो पीड़ित शोषित है, हनुमान बेनीवाल उसके साथ है, ये हमेशा आपने देखा है, आगे भी आप देखोगे। लड़ने का काम नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने अगर मुझे 2.5-3 लाख वोट दिए तो 25-30 लाख वोट मैंने बीजेपी को वापस दिला दिए थे। अभी तो बीजेपी में मेरी उधार बाकी है, 25-27 लाख वापस दो मुझे, जो मेरे लेके बैठे हो आप लोग। मैं तो 2.5 लाख ही लिए थे और 30 लाख के लगभग आपको दिलाए थे। आप आगे बढ़े, मजबूत रहें, और आप बायतू तक ही सीमित नहीं रहे। पूरा बाड़मेर तैयार है। मुझे उस हुंकार रैली के अंदर पता है 18 में, आज तो 23 हो गई, उसके बाद तो हम धीरे धीरे बढ़े, पार्टी बनी, हमारा कुनबा बढ़ा, 5 प्रधान बने, 1 सांसद बना, 3 विधायक बने, पावरफुल मजबूत हुए कि नहीं उस 18 से। जब 18 में आपने विश्वास किया था, 7 लाख की संख्या में आप आए थे, पूरे देश ने देखा ये क्या है बाड़मेर का रेला, ये क्यों इतने लोग घूम रहे हैं, है क्या कारण? और किसान आंदोलन को देश के अंदर अगर कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली, तो नागौर बाड़मेर की हुंकार रैलियों से देश का जवान और किसान आगे आया, उठा, और कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। भाइयों, वो दिन दूर नहीं जब शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर आपने बैठना सीख लिया और अपने अधिकार को पाने के लिए लड़ना सीख लिया, तो सत्ता आपके दरवाजे पे खड़ी है। सत्ता